नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को डिमांड थी कि सर पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई की क्लासेस भी अब यूट्यूब पे ही कराई जाए या फिर उसके वीडियो हमको दिए जाए, तो चलिए आप लोगों के इसी डिमांड को पूरा करने के लिए आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई के अंतर्गत पूछे जाने वाले फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, आपका पहला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें कि वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है क्या कहलाता है। तो वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है वो ऑप्शन ए यहाँ पे अभिकेंद्री बल कहलाता है। चलिए, दूसरा सवाल पूछा जा रहा है आपका कि 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर ऊर्जा प्राप्त कितनी होती है। तो 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर ऊर्जा प्राप्त होती है वो जो है वो 9 गुना 10 पर पावर 13 जूल प्राप्त होगी ऊर्जा। तो 2 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगले सवाल में पूछा जा रहा है सूर्य के समीप ग्रह का वेग किस प्रकार का होता है। तो सूर्य के समीप ग्रह का वेग जो होता है वो हमेशा अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था अर्थात विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, इस गुण को क्या कहते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा कि इस गुण को जो कहते हैं वो जड़त्व कहते हैं, क्योंकि ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम से में शायद यही कुछ कहा गया, ऐसा ही कुछ कहा गया है, तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है। तो ये 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये काफी बार पॉलिटेक्निक के परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगले सवाल में पूछा जा रहा है पृथ्वी की परिक्रमण का आवर्तकाल। पृथ्वी की परिक्रमण का आवर्तकाल पूछा गया है। तो पृथ्वी का परिक्रमण का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का होता है, और ये भी पैरामेडिकल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के परीक्षा में फिजिक्स के अंतर्गत कई बार दोहराया गया है। चलिए अगले सवाल में की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि घर्षण ना हो तो किसी भी प्रभावी बल के अभाव में कोई गतिशील वस्तु क्या होगी। तो यदि अगर घर्षण नहीं हो तो वो हमेशा गतिशील होगी, क्योंकि घर्षण ना होने पर उसे अवरोध नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगले सवाल में पूछा जा रहा है बर्फ का घनत्व है। तो बर्फ का घनत्व पूछा जा रहा है और ये काफी आसान सा सवाल है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है वो यहाँ पे 0.9 ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते उपग्रह के लिए कक्षीय वेग का मान पूछा जा रहा है। तो कक्षीय वेग का मान होता है 7.92 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि किसी चालक पदार्थ से होकर 4 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह 3 सेकेंड तक होता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा। आवेश पूछा जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे 4 एम्पियर की धारा है, 4 एम्पियर की धारा है और ये प्रवाहित हो रहा है कितना 3 सेकेंड तक, तो 4 गुना 3 करेंगे तो 12 कूलाम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाए गए बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उसी ओर बनता है, तो दर्पण का आवर्धन पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दर्पण का आवर्धन 3 होगा, क्योंकि 10 को जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे दर्पण से जितना दूरी है, माफ कीजिएगा 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पे 3 आंसर चला आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही था। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि सितार यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार पूछा जा रहा है। तो सितार जो रहता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्योंकि ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होते ही ये हमें म्यूजिक सुनाई देने लगता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है पृथ्वी पर
ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा है? और ये काफी इजी सा सवाल है, आप लोग 11th-12th में भी इसको पढ़े होंगे और इसको 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो वो सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था के पिंड में, ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था के पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, ये पूछा जा रहा है। तो 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है ताप वृद्धि से यंग गुणांक का मान क्या होता है। तो ताप वृद्धि से आप लोगों को मालूम होगा कि ये 12th में फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा आपको कि ताप वृद्धि से यंग गुणांक का जो मान होता है वो घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल में सर्वाधिक संपीड़ितता किस में पाई जाती है पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक संपीड़ितता जो होती है वो आपके गैस में पाई जाती है, क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं और द्रव थोड़ा सा संपीड्य होते हैं, यानी गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है एक पिंड का आपेक्षिक घनत्व 8 है, उसके 16 किलो के एक टुकड़े का आयतन कितना होगा। यानी आपेक्षिक घनत्व 8 है और 16 किलो के एक टुकड़े का आयतन पूछा जा रहा है आपको, तो उसका जो आयतन होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 10⁻³ मीटर क्यू होगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर ए 2 गुना 10⁻³ मीटर क्यू हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका 17 का ए, फिर बढ़ते अगले सवाल में पूछा जा रहा है कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसमें निहित स्थितिज ऊर्जा का मान है यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है, यानी इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में 18 नंबर का सवाल है 18 नंबर का, तो इसमें ऐसी स्थिति में 490 जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर कैसा होता है, यह अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, मध्यतम होता है या शून्य होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शून्य होगा। चलिए यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है शरीर पर दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, यानी अधिक होता है या फिर बराबर या कम या फिर कुछ भी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन में पूछा जा रहा है। तो हमेशा शरीर पर जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है दूरबीन किसकी खोज है, यानी दूरबीन का खोज किसने किया है। दूरबीन का खोज आसानी से आप लोगों को मालूम होगा कि गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है ध्वनि का तारतत्व उसकी, यानी तारकत्व पूछा जा रहा था यहाँ पे, और यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तारकत्व होगा। तो बोल रहा है किस पर निर्भर करता है 22वें नंबर सवाल में, तो उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है एक चोर 220 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, अगर उसका पीछा करने वाले पुलिस की चाल 240 मीटर प्रति सेकंड से हो तो दोनों के बीच की दूरी क्या थी यदि पुलिस चोर को 10 सेकंड में पकड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको जो सही आंसर मालूम पड़ेगा, आप लोग कीजिएगा जब तो 200 मीटर आ जाएगा, यानी 200 मीटर की दूरी पर रहेगी। तो इधर से चोर भाग रहा है 220 मीटर से और 200 पुलिस भी उसका पीछा कर रही है, यानी पीछे से पुलिस है। तो ऐसी स्थिति में 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होते हैं, यानी न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका काफी आसान सा जवाब है कि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होते हैं, यानी आवेशहीन रहता है न्यूट्रॉन, तो उस पर आवेश शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराया गया इस सवाल को, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। अगले सवाल में पूछा रहा है तांबे का निष्कर्षण किया जाता है
तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो यानी अयस्क का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, यानी कॉपर, तांबा। आप लोग अगर 12th का केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइड से किया जाता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइड का सूत्र यहाँ पे CuFs2 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है लिग्नाइट में कार्बन का प्रतिशत, ये 10th का सवाल है कि लिग्नाइट में कार्बन का प्रतिशत क्या है। तो लिग्नाइट में जो कार्बन का प्रतिशत है वो 67% होता है, यानी 67% कार्बन लिग्नाइट कोयले में उपस्थित होता है। तो चलिए 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है ग्लूकोज का अनुसूत्र, काफी इजी सा सवाल, आप लोग 10th 12th 11th सभी में पढ़े होंगे। तो ग्लूकोज का जो सही सूत्र होता है ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, C6H12O6। तो 27 का यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा रहा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आप लोग पढ़े होंगे, विलियन चैप्टर पढ़े होंगे, 12th के चैप्टर नंबर 2 में है। तो वहाँ पे बताया जाता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में सभी जगह बराबर बराबर भागों में मिल जाए और आपस में अभिक्रिया नहीं करे तो वैसा समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है उदासीन विलयनों का pH मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, ये आपको पहले से ही पता होगा। चलिए पढ़ते हैं वीडियो के अगले सवाल और अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल में पूछा जा रहा है कि ये 10th फिजिक्स का सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा ऐसी स्थिति में अनंत पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने पॉलिटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल के कुछ सवालों को देखा है। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप लोग इसे दोस्तों में शेयर करें, खास करके उन्हें जो इस बार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और ITI की परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं। तो उन्हें शेयर कीजिए। और वीडियो में अगर आप लोगों को कोई परेशानी और समस्या हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपको इस वीडियो का जो सवाल बताया गया इस वीडियो में उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई इसके अलावा भी कोई परेशानी हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया के लिंक दिए गए, वहां से हमसे जुड़कर आप अपनी परेशानी को बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे इसकी सीरीज हम जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा एटीट्यूड क्लासेस। जय हिंद।